शुरुआत एक छोटी सी कल्पना से करते हैं। सोचिए भारत में कोई व्यक्ति एक आम एथर इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदने शोरूम जाता है और बिलिंग के समय उसे अचानक 4,000 रुपए अतिरिक्त चुकाने पड़ते हैं। और वो ग्राहक यही सोचता है कि शायद कोई स्थानीय टैक्स बढ़ गया होगा या सब्सिडी खत्म हो गई होगी। बिल्कुल। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस बढ़ी हुई कीमत का असली कारण स्थानीय है ही नहीं। इसका कारण यहाँ से लगभग 3,000 किलोमीटर दूर पश्चिमी एशिया में स्थित एक समुद्री रास्ता है। जी हाँ, होर्मुज जलडमरू मध्य यानी स्ट्रेट ऑफ होर्मुज, जो कि पिछले 70 से अधिक दिनों से बंद पड़ा है। और आज की इस गहन चर्चा का मुख्य मिशन इसी जटिल संरचना को समझना है। हम भारत के सामने आ रहे बड़े संरचनात्मक बदलावों को डिकोड करेंगे। सही कहा। हम वैश्विक ऊर्जा संकट से शुरू करके राज्यों की बदलती राजनीति और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कारण आईटी सेक्टर पर मंडराते खतरे का विश्लेषण करेंगे। और अंत में भारत की रक्षा रणनीति और आधुनिकीकरण पर भी बात करेंगे। चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले ऊर्जा संकट के आंकड़ों पर नजर डालते हैं। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों की स्थिति इस समय बहुत ही नाजुक बनी हुई है। देखिए, नाजुक इसलिए क्योंकि उन्हें हर महीने लगभग 30,000 करोड़ रुपए का भारी नुकसान हो रहा है, जिसे तकनीकी भाषा में अंडर रिकवरी कहा जाता है। 30,000 करोड़ हर महीने, मतलब ये बहुत बड़ी रकम है। और कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज की रिपोर्ट तो और भी चिंताजनक इशारा कर रही है। बिल्कुल। रिपोर्ट के अनुसार अगर इस नुकसान की भरपाई करनी है तो पेट्रोल और डीजल के दामों में 25 से 28 रुपए प्रति लीटर तक की बढ़ोतरी करनी पड़ सकती है। 28 रुपए? अगर ईंधन इतना महंगा होता है तो ट्रकों का भाड़ा बढ़ेगा, और भाड़ा बढ़ेगा तो सब्जियां, स्टील, रबर, मतलब सब कुछ महंगा हो जाएगा। और यही वजह है कि बजाज, हीरो मोटोकॉर्प और एटर जैसी टू व्हीलर कंपनियों ने जो कीमतें बढ़ाई हैं, वो इसी बढ़ती लागत का सीधा नतीजा है। तो यहाँ मुझे एक बात याद आ रही है। स्थिति कुछ वैसी है जैसे कोई विमान हवा में गोते खा रहा हो और हमें उड़ते हुए उसका इंजन बदलना पड़े। एकदम सटीक उदाहरण है। जब दुनिया के तेल व्यापार का इतना बड़ा हिस्सा एक चोक पॉइंट पर ब्लॉक हो जाए तो विदेशी मुद्रा भंडार को बचाने की जद्दोजहद शुरू हो जाती है। हाँ, और यहीं पर प्रधानमंत्री की वो अपील चर्चा में आती है। उन्होंने देश से रासायनिक उर्वरकों का उपयोग 50% तक कम करने और विदेशी छुट्टियों से बचने को कहा है। जी, और इसके साथ ही 1 साल तक सोना ना खरीदने और वर्क फ्रॉम होम अपनाने की भी अपील की है, ताकि किसी तरह डॉलर के रिसाव को रोका जा सके। मतलब ये ऐसा है कि बाहरी नस कट गई है तो खून बहने से रोकने के लिए हमें मांग को ही खत्म करना पड़ रहा है। लेकिन क्या सच में उपभोग पैटर्न बदलने से इस मैक्रो इकोनॉमिक संकट को टाला जा सकता है? अगर हम इसे व्यापक परिप्रेक्ष्य से जोड़कर देखें तो ये कदम एक बड़े टर्निकेट की तरह काम करता है, खासकर तब जब 16 मई को भारत के लिए रूसी तेल खरीदने की छूट समाप्त हो रही है। वो रियायती तेल जो अब तक हमारे लिए एक शॉक एब्जॉर्बर का काम कर रहा था। बिल्कुल। अब जब वो ढाल हट रही है तो बाहरी निर्भरता का जोखिम कम करने के लिए कोल इंडिया लिमिटेड का आधुनिकीकरण बहुत अहम हो जाता है। हाँ, कोल इंडिया लिमिटेड। उन्होंने तो 2030-31 तक 1 लाख करोड़ रुपए के कैपिटल एक्सपेंडिचर की घोषणा कर दी है। और सबसे बड़ी बात, उनका ऑपरेशनल बदलाव है। वो अपनी पुरानी पहले स्टॉक करो फिर बेचो वाली रणनीति छोड़ रहे हैं। मतलब अब वो सीधे उत्पादन करो और बेचो, यानी प्रोड्यूस एंड सेल मॉडल पर आ गए हैं। जी, और इस बदलाव में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का बड़ा हाथ है। एआई ये अनुमान लगाता है कि किस पावर प्लांट को कब कोयला चाहिए और रेलवे वैगन किस रूट से जल्दी पहुंचेंगे। अरे वाह! यानी खदानों के पास कोयले का जो भारी स्टॉक जमा रहता था वो अब सीधे पावर प्लांट्स तक पहुंचेगा। ये तो बहुत ही आक्रामक बचाव है। बिल्कुल। लेकिन देखिए, जब ऊर्जा महंगी होती है तो उसका असर आम आदमी की जेब पर पड़ता है, और फिर वहां से राजनीति का रुख भी बदलता है। सही कहा आपने। और अगर हम इसी महंगाई के बीच राज्यों की राजनीतिक अर्थव्यवस्था की ओर मुड़ें तो यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। हाँ, हालिया चुनाव परिणाम देखिए। पश्चिम बंगाल में पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई है। और तमिलनाडु में टीवी के पार्टी के साथ अभिनेता विजय 13वें मुख्यमंत्री बने हैं। लेकिन दिलचस्प बात उनका घोषणा पत्र और अर्थशास्त्र है। बिल्कुल। तमिलनाडु में शपथ लेते ही मुख्यमंत्री विजय ने 200 यूनिट मुफ्त बिजली के आदेश पर हस्ताक्षर कर दिए। और साथ ही राज्य के 10 लाख करोड़ रुपए के भारी भरकम कर्ज पर एक व्हाइट पेपर लाने की बात भी कही है। ये तो बड़ा विरोधाभास है। बहुत बड़ा विरोधाभास है। एक तरफ इतना भारी कर्ज और दूसरी तरफ मुफ्त बिजली का बोझ। बंगाल में भी महिलाओं को 3,000 रुपए की वित्तीय सहायता का वादा किया गया है। और असम और केरल में भी तो ऐसे ही कल्याणकारी वादे किए गए हैं।
असम में 2 लाख सरकारी नौकरियों का वादा है, तो सवाल ये है कि राज्य का खजाना ये सब कैसे संभालेगा? देखिए, इसका गणित बहुत ही निर्मम है। जब राज्य सरकारें अपनी कमाई से ज्यादा खर्च करती हैं तो उन्हें बाजार से और कर्ज लेना पड़ता है। और वो कर्ज सिर्फ तात्कालिक उपभोग बढ़ाता है, उससे कोई नई फैक्ट्री या सड़क तो बनती नहीं। एकदम सही। और इसका सीधा नुकसान बुनियादी ढांचे यानी इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास को होता है, जिससे अर्थव्यवस्था का मल्टीप्लायर इफेक्ट खत्म हो जाता है। हाँ, मल्टीप्लायर इफेक्ट। और इस नुकसान का सबसे बड़ा उदाहरण तो पश्चिम बंगाल का रुका हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर है। बिल्कुल। केंद्र सरकार अब वहां 17 रेलवे और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को तेजी से पूरा करेगी, जिनकी लागत लगभग 4,500 करोड़ रुपए है। लेकिन वो कोलकाता मेट्रो का मामला तो और भी चौंकाने वाला है। सिर्फ 20 हेक्टेयर जमीन अधिग्रहण की समस्या के कारण प्रोजेक्ट की लागत 49,559 करोड़ रुपए से बढ़कर 60,771 करोड़ हो गई। सोचिए, 20 हेक्टेयर जमीन के विवाद ने 11,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान कर दिया। नौकरियों और वादों से इतर अगर हम प्राइवेट सेक्टर की कठोर वास्तविकता देखें तो वहां तो अलग ही भूचाल आया हुआ है। जी हाँ, काम की दुनिया पूरी तरह बदल रही है। एडटेक कंपनी अड्डा 247 का ही मामला ले लीजिए। वही कंपनी जो यूपीएससी और सीयूईटी की तैयारी कराती है, उन्होंने अपने 20% यानी 200 से अधिक कर्मचारियों को निकाल दिया है। और वो भी सिर्फ सालाना 5 करोड़ रुपए बचाने के लिए, क्योंकि उन्हें अगले 12 से 18 महीनों में अपना आईपीओ लाना है। तो इन सब का असल मतलब क्या है? क्या आईपीओ के लिए अपनी बैलेंस शीट अच्छी दिखाने का ये सबसे आसान तरीका बन गया है? देखिए, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। ज्ञान आधारित काम का स्वरूप बदल रहा है और मार्जिन का दबाव बहुत ज्यादा है। लेकिन छटनी से भी बड़ा खतरा तो हमारे आईटी सेक्टर पर है। टीसीएस, इन्फोसिस और एचसीएल जैसी बड़ी कंपनियों का आउटसोर्सिंग मॉडल अब खतरे में है। बिल्कुल, क्योंकि ओपनएआई और एंथ्रोपिक जैसी एआई कंपनियां अब सीधे ब्लैकस्टोन और विस्टा जैसी प्राइवेट इक्विटी फर्म्स के साथ काम कर रही हैं। मैंने पढ़ा था कि एंथ्रोपिक ने तो $1.5 बिलियन का करार भी किया है। क्या हमारी आईटी कंपनियां समय के साथ बदलने में डायनासोर की तरह बर्ताव कर रही हैं? ऐसा ही लग रहा है। पहले प्राइवेट इक्विटी फर्म्स जब किसी कंपनी को खरीदती थीं, तो उसके सॉफ्टवेयर का ऑडिट भारतीय आईटी कंपनियों से कराती थी। हाँ, जिसमें सैकड़ों कोडर्स महीनों तक काम करते थे और हर घंटे का बिल बनता था, जिसे लेबर आर्बिट्रेज कहते हैं। बिल्कुल। पर अब एक एआई एजेंट वही सारा ऑडिट कुछ मिनटों में कर सकता है, तो हजारों घंटे बिल करने की जरूरत ही खत्म हो गई। ये तो पारंपरिक आईटी कंपनियों के बिजनेस मॉडल के लिए अस्तित्व का संकट है। और सिर्फ आईटी ही नहीं, बैंकिंग सेक्टर भी तो सुरक्षित नहीं है। सही कहा। माइथोस नाम के एक नए एआई का जिक्र सामने आया है, जो बैंकिंग के दशकों पुराने लेगेसी सॉफ्टवेयर की कमियां मिनटों में ढूंढ सकता है। बाप रे, जिन कमियों को ढूंढने में हैकर्स को महीनों लगते थे, ये माइथोस उसे मिनटों में स्कैन कर लेता है। ये बहुत बड़ा साइबर खतरा है। बिल्कुल। एआई सिर्फ इंसानों को रिप्लेस नहीं कर रहा है, बल्कि वो उन सिस्टम्स को भी भेद रहा है जिन्हें हमने एकदम सुरक्षित मान लिया था। और इसी उथल-पुथल के बीच काम की उत्पादकता का पैमाना भी तो बदल गया है। नए लेबर कोड्स के तहत अब 4 दिवसीय कार्य सप्ताह का रास्ता साफ हो गया है। जी हाँ, हफ्ते में 48 घंटे काम की सीमा तय हो गई है। यानी अब काम का मूल्यांकन कुर्सियों पर बिताए घंटों से नहीं होगा। मतलब आप एआई टूल्स का इस्तेमाल करके कितनी जल्दी आउटपुट देते हैं, ये ज्यादा मायने रखेगा। एकदम सटीक। और इन तकनीकी बदलावों के बाद अब चर्चा का रुख राष्ट्रीय सुरक्षा और सामरिक आधुनिकीकरण की ओर मुड़ते हैं। बिल्कुल। जिस तरह कोल इंडिया और आईटी सेक्टर में बदलाव हो रहे हैं, उसी तरह हमारी सेनाएं भी इन वैश्विक झटकों के बीच अपनी रणनीतियों को अपग्रेड कर रही हैं। जी, लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणी नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बने और वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन नए नौसेना प्रमुख बने। और नए सीडीएस के सामने सबसे बड़ी चुनौती थिएटर कमांड ढांचे को आगे बढ़ाना है। देखिए, थिएटर कमांड का मतलब ही है एकीकरण। एक ही भौगोलिक क्षेत्र के लिए एक सिंगल कमांडर जिसके पास तीनों सेनाओं के संसाधन हो। बिल्कुल, जैसे कॉर्पोरेट दुनिया में अलग अलग विभागों को जोड़कर एक टीम बनाई जाती है। जी। लेकिन श्रोताओं के लिए ये समझना भी जरूरी है कि इसके साथ आधुनिक तकनीक भी तो आ रही है। हाँ, डीआरडीओ की तिहरी सफलता इसका सबसे बड़ा प्रमाण है। उन्होंने MIRV क्षमता वाली अग्नि मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। MIRV मतलब एक ही मिसाइल में कई अलग अलग हथियार जो अलग अलग दिशाओं में सटीक हमला कर सकें। बिल्कुल, ये ऐसा है जैसे कोई डिलीवरी ट्रक एक पते पर बड़ा पैकेज गिराने के बजाय रास्ते में कई अलग अलग जगहों पर सटीक डिलीवरी कर दें। अरे वाह, क्या उदाहरण दिया है। इससे तो दुनिया का कोई भी मिसाइल डिफेंस सिस्टम इन्हें रोक ही नहीं पाएगा।
और इसके साथ स्क्रैमजेट कंबस्टर की भी तो बात है। जी, स्क्रैमजेट इंजन जो सीधे वायुमंडल से ऑक्सीजन खींचता है, इससे मिसाइल हाइपरसोनिक रफ्तार पकड़ सकती है, यानी ध्वनि की गति से 5 गुना ज्यादा तेज। इस रफ्तार पर तो पारंपरिक रडार मिसाइल को ट्रैक ही नहीं कर पाएंगे। और फिर वो तारा सिस्टम भी है, टैक्टिकल एडवांस्ड रेंज ऑगमेंटेशन। हाँ, ये तकनीक हमारे मौजूदा बिना गाइडेंस वाले साधारण बमों को एकदम सटीक स्मार्ट ग्लाइड हथियारों में बदल देती है। मतलब हमारे लड़ाकू विमान दुश्मन की सीमा से काफी दूर रहकर ही बिना नई मिसाइलें खरीदे सटीक निशाना लगा सकते हैं। ये तो मारक क्षमता को कई गुना बढ़ा देगा। बिल्कुल। तो अगर हम थिएटर कमांड, MIRV और तारा सिस्टम को एक साथ देखें तो सेना में भी उसी उत्पादकता और एकीकरण को बढ़ाया जा रहा है जो हम प्राइवेट सेक्टर में देख रहे हैं। तो आज के इस गहन चर्चा में हमने सच में बहुत से तारों को एक साथ जोड़ा है। हमने पश्चिम एशिया के हॉर्मुज़ टिल्डमरु मध्य से शुरुआत की और देखा कि कैसे कोल इंडिया बाहरी संकट से निपटने के लिए नई नीति अपना रहा है। जी, और हमने ये भी समझा कि राज्य की राजनीति कैसे महंगे इंफ्रास्ट्रक्चर की कीमत पर मुफ्त योजनाओं का रास्ता चुन रही है। बिल्कुल। फिर AI और माइथोस के उभरने से लेबर आर्बिट्राज के खात्मे की बात हुई और अंत में DRDO की हाइपरसोनिक तकनीकों से सीमाओं के अभेद्य होने को समझा। ये सभी एक ही वैश्विक पहेली के हिस्से हैं। और चर्चा को खत्म करने से पहले मैं श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ना चाहूंगा जिस पर वो आगे सोच सके। जी बिल्कुल, बताइए। देखिए, आज हमने देखा कि एक तरफ हमारी सेना हाइपरसोनिक मिसाइलें और MIRV बना रही है, लेकिन दूसरी तरफ माइथॉस जैसा एक अदृश्य AI प्रोग्राम हमारे पुराने बैंकिंग सिस्टम को मिनटों में हैक कर सकता है। ये तो सोचने वाली बात है। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि भविष्य के युद्ध और सुरक्षा का असली मैदान क्या होगा? क्या वो भौगोलिक सीमाएं होंगी या फिर अदृश्य डेटा सर्वर? वाकई ये एक ऐसा सवाल है जो हमें अपनी सोच के दायरे को विस्तृत करने पर मजबूर करता है, क्योंकि अब खतरे सिर्फ रडार पर नहीं बल्कि हमारे डिजिटल नेटवर्क में भी छुपे हैं। और इसी विचार के साथ हम आज के इस विशेष गहन चर्चा को समाप्त करते हैं। जुड़ने के लिए धन्यवाद और नमस्कार। नमस्कार।